नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू सीरीज का जो है आज हम 22वां भाग डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले जो है 21 भाग आ चुके हैं। अगर आपने उन 21 पार्ट्स को नहीं देखा है तो डेफिनेटली जो है आपको उन पार्ट्स को देखना चाहिए। उसके अंदर जो है काफ़ी स्टैटिक और करंट से रिलेटेड जो है डाटा को बताया गया है। सारी पीवाईक्यू जो सीरीज है आपके एग्ज़ाम से पहले ओवर कर दी जाएगी। आपका जो एग्ज़ाम है वो मई 2025 में जो है एक्सेप्टेड है, तो इसी के ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तैयारी करनी होगी। और संडे को जो है एक स्पेशल टॉपिक हमने जो है कवर करने की कोशिश की है। इसके अंदर हम जो है स्टैटिक जीके प्लस जो है करंट अफेयर को कवर करने की कोशिश करेंगे। करंट अफेयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है आरआरबी एनटीपीसी के लिए। 8 से 12 जो है क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं एनटीपीसी के अंदर, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने करंट अफेयर से और स्टैटिक जीके का एक एक टॉपिक करवाने की कोशिश की है। आज जो है इसका फर्स्ट टॉपिक आ चुका है। पहला टॉपिक जो है स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर का जो है हमने करवा दिया है। और ये हर संडे को जो है इवनिंग में 4 बजे जो है क्लास आ जाएगी अगले संडे से। तो ठीक है, आज का हो चुका है। पहला टॉपिक हमने क्या करवाया है, पद्म पुरस्कार इसके अंदर करवाए हैं। ठीक है, पद्म पुरस्कार जो है हमने करवा दिए हैं। इसकी हिस्ट्री से लेके करंट अफेयर 2025 के भी जो अभी रिसेंटली दिए गए हैं पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है, ठीक है, वो भी करवा दी है। तो वो टॉपिक आप जरूर देख लीजिएगा। उसकी भी प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस प्लेलिस्ट को जो है मैं डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये दोनों प्लेलिस्ट आपको देखनी बेहद जरूरी है। इसके अलावा जो कोई भी अगर आपका डाउट है, क्वेरी है या सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में इन सभी की जो पीडीएफ है वो बिल्कुल आपको जो है फ्री में मिलने वाली है। कहाँ पर मिलेगी, तो मैं हमेशा कहता हूँ हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। और टेलीग्राम को ज्वाइन करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो है मैं वहाँ पर डेली करंट अफेयर की जो पिक्स है वो अपलोड करता रहता हूँ। इससे जो है आपका करंट अफेयर भी मजबूत होता चला जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया, मंगल ग्रह की आंतरिक भाग के गहन अध्ययन के लिए नासा द्वारा निम्नलिखित में से किस मिशन की जो है घोषणा की गई थी। सबसे पहले यहाँ पे बात हुई है नासा की, तो नासा के बारे में हम जान लेंगे। नासा की स्थापना कब हुई थी और जो नासा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो नासा का सबसे पहले जो है स्थापना देख लेते हैं। तो नासा की जो स्थापना थी ये कब हुई थी, जुलाई 1958 में हुई थी। ठीक है, जुलाई 1958 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो वाशिंगटन डीसी में जो है इसका मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय हो जाएगा। और साथ में बात करूँ इसकी फुल फॉर्म क्या होगी नासा की, तो नासा की फुल फॉर्म होगी नासा, अरे नासा क्या लिख दिया मैंने, नासा नहीं लिखना भाई, यहाँ पे लिखना है नेशनल एरोनॉटिक्स ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की आंतरिक भाग के अध्ययन के लिए नासा के द्वारा जो है इनसाइट मिशन को जो है घोषणा की गई थी या फिर इनसाइट मिशन को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया बार्क मुंबई के संस्थापक निर्देशक कौन है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बार्क मुंबई के संस्थापक निदेशक सदस्य है। तो ठीक है, यहाँ पे ये पूछा गया है बार्क की जो स्थापना थी वो किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, बार्क की जो स्थापना थी ये किसके द्वारा की गई थी, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बार्क की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो बार्क की जो फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसकी स्थापना हो जाएगी। ठीक है, रिसर्च सेंटर, ये इसकी स्थापना हो जाएगी। स्थापना कब हुई थी, 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो हमारे होमी जहांगीर भाभा थे, इन्हीं को जो है भारत का
परमाणु जनक भी बोला जाता है। और पहला जो परमाणु रिएक्टर था वो कौन सा था? अप्सरा। कब स्थापित किया गया था अप्सरा को? 1956 में जो है अप्सरा को शुरू किया गया था। ठीक है, ये इतनी जानकारी आप याद रखेंगे भाभा के बारे में। उसके बाद आप कुछ और इंस्टीट्यूशन है इंडिया के, वो भी आप याद रखना, जैसे कि डीआरडीओ हो गया। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। सीएसआईआर की स्थापना कब हुई थी? सीएसआईआर की स्थापना 1942 में हुई थी। उसके बाद इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना हमारी 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ठीक है, ये तीनों रिसर्च सेंटर हैं। CIS ये माफ़ कीजिएगा, ISR की स्थापना, इसरो की स्थापना, ये ISR लिख दिया गया, इसरो आएगा यहाँ पे। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म हो जाएगी। और जो इसरो की स्थापना थी ये किसने की थी? तो ये विक्रम साराभाई ने की थी। ठीक है, विक्रम साराभाई। तो भारत का जो परमाणु का जनक है वो किसे कहा जाता है? वो तो कहा जाता है होमी जहांगीर भाभा को। और भारत का जो अंतरिक्ष का जनक है वो किसे कहा जाता है? अंतरिक्ष का जनक, तो अंतरिक्ष का जनक है वो कहा जाता है विक्रम अंबालाल साराभाई को जो है ये बोला जाता है। ठीक है, इन तीनों के बारे में आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ था? 2 डेट्स आपको याद रखनी है, मैं हमेशा बोलता हूं। एक तो जो है अधिनियमित हुआ था, नियमित हुआ था, और एक हुआ लागू हुआ। अधिनियमित यानी कि अंगीकृत किया गया। ठीक है, पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 26 जनवरी 1949 को, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 1950 को। सबसे लंबा संविधान हमारा है, सबसे लंबा लिखित संविधान। ठीक है, सबसे लंबा लिखित संविधान है। उसके बाद आप क्या याद रखेंगे, कितना समय इसको लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। ठीक है, अब आ जाते हैं इसको क्वेश्चन के आंसर को। लागू कब हुआ था? तो लागू 1950 में हुआ था। 3rd का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है किस देश का भूभागीय क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो किस भूभाग का है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कनाडा का। वैसे रूस होएगा, आप याद रखना, लेकिन हमें ऑप्शनों में से चूज करना था तो ऑप्शनों में कनाडा ही आएगा। तो ठीक है, सबसे बड़े जो भूभाग है, क्षेत्रफल है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश है, उनका नाम मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आएगा रूस, फिर आएगा कनाडा, कनाडा के बाद आएगा अमेरिका, अमेरिका के बाद आएगा चाइना, चीन के बाद आएगा ब्राज़ील, जिसकी राजधानी है ब्रासीलिया, ब्राज़ील, ब्राज़ील की राजधानी क्या हो जाएगी? ब्रासीलिया। ब्राज़ील के बाद आएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगी कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद आएगा भारत का नंबर, भारत का नंबर आएगा। और भारत का क्षेत्रफल जरूर आपको याद करना रखना है, और किसी का याद रखो या ना रखो, भारत का क्षेत्रफल जरूर याद रखना है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 32,87,263 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, भारत का जरूर याद रखना है, बाकियों का नहीं रखना है। उसके बाद भारत के बाद आएगा अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना आ जाएगा। उसके बाद आएगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद आएगा पाकिस्तान, अल्जीरिया। ये 10 देश मैंने बता दिए क्षेत्र के हिसाब से, इनको आप याद रखेंगे। ठीक है, रूस की मॉस्को हो जाएगी, कनाडा की ओटावा हो जाएगी, अमेरिकी की वॉशिंगटन हो जाएगी, चीन की बीजिंग हो जाएगी, ब्राज़ील की ब्रासीलिया हो जाएगी, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा हो जाएगी, पाकिस्तान की इस्लामाबाद हो जाएगी। उसके बाद भारत की नई दिल्ली हो जाएगी, अर्जेंटीना की आप मुद्दे बताएंगे, अल्जीरिया की आप मुद्दे बताएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा कनाडा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, ये भी सही है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, ये भी सही है। टिहरी बांध लेकिन महाराष्ट्र में नहीं है। तो ये कहाँ पर है?
ये उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, ये राइट हो जाएगा। इसके बाद आप क्या याद रख सकते हैं, भाखड़ा बांध जो है ये किस नदी पर बना है, सतलुज नदी पर बना है, सतलुज नदी पर बना है। और यह बांध जो है हरियाणा, राजस्थान और जो है पंजाब राज्य की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है। मैं बोल देता हूं, लिखने में टाइम वेस्ट होएगा। ये जो भाखड़ा बांध है ना, ये किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। और भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण जो है 1948 में इसका जो है निर्माण शुरू हुआ था और 1963 में जो है ये बनकर तैयार हो गया था। ये दोनों याद रखना, 1948 में शुरू हुआ था बनना और 1963 में जो है बनकर तैयार हो गया था। और भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। यहाँ पे पता चल गया, हिमाचल प्रदेश में जो है यह अवस्थित है। और भाखड़ा बांध का जो संस्थापक है वो किसे माना जाता है, छोटू राम को, चौधरी छोटू राम को। ठीक है, छोटू राम को जो है भाखड़ा नांगल बांध का जो है संस्थापक माना जाता है। और छोटू राम को जो है नाइट की उपाधि कब मिली थी, नाइट की उपाधि मिली थी, नाइट की उपाधि नाइट की उपाधि मिली थी इनको 1937 में। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, 1937 में जो है इनको नाइट की उपाधि मिली थी। अब नाइट से मेरे को एक वर्ड आ रहा है, नाइटहुड। नाइटहुड की उपाधि किसको मिली थी, नाइटहुड की उपाधि मिली थी रविंद्रनाथ टैगोर को। कब मिली थी, 1915 में जो है नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को मिली थी। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। इसी हत्याकांड के बाद जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने जो अपनी नाइटहुड की उपाधि थी वो वापस लौटा दी थी ब्रिटिश को। ठीक है, ब्रिटिश राज्य को जो है वो वापस लौटा दी गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं सरदार सरोवर बांध की। कहाँ पर अवस्थित है, सभी को पता है, गुजरात के अंदर अवस्थित है। किस नदी पर बंधा है, नर्मदा नदी पर यह बनाया गया है, नर्मदा नदी पर यह बना है, नर्मदा नदी पर यह बना है। और इस बांध की जो है आधारशिला कब रखी गई थी, 1961 को जो है यह इसकी आधारशिला रखी गई थी इस बांध की, सरदार सरोवर बांध की 1961 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसकी जो है आधारशिला रखी थी। और नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी बोला जाता है, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश यानी एमपी की जीवन रेखा, ठीक है, जीवन रेखा भी बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं टिहरी बांध की। तो टिहरी बांध जो है ये उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में अवस्थित है और यह भागीरथी और भिलांगना नदियों के संगम पर बना है। याद रखना, भागीरथी और भिलांगना, भागीरथी और भिलांगना। ठीक है, भागीरथी और भिलांगना नदी पर यह बना हुआ है। उसके बाद आप क्या याद रखेंगे, उत्तराखंड के गढ़वाल के जिले के अंदर यह अवस्थित है। और इसका निर्माण कब शुरू हुआ था, 1978 में। ठीक है, 1978 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। हीराकुंड बांध की बात करूं तो हीराकुंड, माफ कीजिएगा, हाँ, हीराकुंड बांध। तो ये हीराकुंड जो बांध है ये कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में अवस्थित है। यह बांध महानदी पर बंधा है, महानदी जो नदी है ना उसी पर ये जो है हीराकुंड बांध बना हुआ है। और इसका निर्माण कब शुरू हुआ था, 1948 में इसका निर्माण शुरू हो गया था। कब तैयार हुआ, 1953 में ये जो निर्माण है पूरा हुआ, 1953 के अंदर। और यह बांध दुनिया का सबसे लंबा बांध है, यह बांध दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। ठीक है, ये इतनी चीजें जो है आप इन बांधों के बारे में याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 में बोला गया 2019-20 में इनमें से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक था। तो ये भाई गुजरात था उस समय। तो ये 2019-20 की बात हुई है। वर्तमान में जो लेटेस्ट आपका एग्रीकल्चर डाटा आया होगा ना, एग्रीकल्चर, CULTURE, एग्रीकल्चर डाटा 2023-24 का, उसको देख लेना एक बार। ठीक है,
उसको देख लेना, उसके अंदर आपको मिल जाएंगे कि भाई कौन सा राज्य किस फसल के अंदर जो है अग्रणी है। तो आप वो लिस्ट देख लेना, अगर मुझे पीडीएफ मिलेगी तो मैं टेलीग्राम पर आपको शेयर करवा दूंगा, लेकिन ये लिस्ट आप देख लेना क्योंकि ये 2019-20 का पूछा गया है। वैसे तो जो मोस्टली जो बड़े बड़े राज्य हैं जैसे कि कपास के अंदर गुजरात सर्वप्रथम है, ये कुछ राज्य हैं तो वो वही रहते हैं, चेंज नहीं होता, बट फिर भी एक बार आप जो लेटेस्ट डाटा है उसको एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा रसायन गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होने के लिए जो है कौन सा रसायन जो है उत्तरदायी नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये जो ऑप्शन है ये ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है जो है उसके उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है लिंकशायर में विश्व की सबसे लंबी अंतर समुद्री पावर केबल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। ये तब का करंट अफेयर है जिसे ब्रिटेन और डैश के बीच नवीकरणीय ऊर्जा साझा करने के लिए दोनों देशों के बीच बिछाया जाएगा। तो ये 2019 का था भाई, देख लेना 2019 वाला, चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं इसको। बस ये याद रखना कि भाई ब्रिटेन और जो है डेनमार्क के बीच नवीकरणीय ऊर्जा साझा करने के लिए दोनों देशों के बीच जो है लिंकशायर में विश्व की सबसे लंबी अंतर समुद्री जो है पावर केबल का निर्माण किया गया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो सबसे पहले आपको याद रखने हैं कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कब कब हुए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में प्रथम। सेकंड कब हुआ था, सेकंड हुआ था 1931 में। थर्ड कब हुआ था, 1932 में। ठीक है, और महात्मा गांधी ने जो भाग लिया था वो 1931 वाले में लिया था, यानी कि सेकंड वाले में लिया था। और ये जो सेकंड जो राउंड टेबल सम्मेलन हुआ था ये महात्मा गांधी को ही जो है भाग दिलवाने के लिए किया गया था। इससे पहले जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता। ठीक है, गांधी इरविन समझौता हुआ था और इसी के तहत जो है ये सम्मेलन में जो है इसी गांधी इरविन समझौते में ये डिसाइड हुआ था कि जो महात्मा गांधी है ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लेंगे। और गांधी इरविन जो समझौता है ये कब हुआ था, ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, 5 मार्च 1931 को हुआ था महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता। अब तृतीय जो गोलमेज सम्मेलन था 1932 में हुआ था। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन की आप डेट याद रखेंगे, 1930, 31, 32। और 32 से मुझे एक और डेट याद आ रही है, 1932 में जो है पूना समझौता भी हुआ था। 1932 में पूना समझौता हुआ था। कहाँ हुआ था, पूना के यरवदा जेल में। ठीक है, पूना की यरवदा जेल में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था, BR अंबेडकर और महात्मा गांधी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे इतनी सारी चीजें। चलते हैं नेक्स्ट को, इसका आंसर तो रह ही गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रैमसे मैकडोनल्ड जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे और इन्हीं के द्वारा जो है पहले प्रथम गोलमेज सम्मेलन की जो है अध्यक्षता भी की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। तो कौन सा करता है, ये करता है 14, 23, 19। क्वेश्चन नंबर 2 10th है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो अनुच्छेद 23 है ये करता है शोषण के विरुद्ध। अनुच्छेद 23 और 24 में दोनों बता देता हूं, कोई बात नहीं। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24, वैसे तो एक सेकंड, अनुच्छेद 24, वैसे तो ये अनुच्छेद 23 और 24 दोनों ही शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार प्रदान करते हैं। बस ये 23 और 24 जो है थोड़ा डिफरेंस है, मैं बता देता हूँ। 23 क्या करता है, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है। ठीक है, मानव
तस्करी और जबरन श्रम। श्रम मतलब जो मजदूरी होती है ना, मजदूरी वगैरह होती है, किसी से आप जबरदस्ती जो है काम नहीं करवा सकते, उसी पर जो है ये रोक लगाता है अनुच्छेद 23। ठीक है, ये अनुच्छेद 23 का जो है कार्य है, आप किसी को जो है उसके इच्छा के खिलाफ जो है काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। और अनुच्छेद 24 क्या कहता है, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है कारखानों, खदानों या किसी भी खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जा सकता। मैं लिख देता हूँ, 14 साल से कम उम्र के बच्चे, 14 साल से कम उम्र के बच्चे कारखानों, खदानों या किसी भी खतरनाक जगह काम में नियोजित नहीं कर सकते। ठीक है, ये आप रखेंगे। अनुच्छेद 23 और 24 जो है दोनों इसी से रिलेटेड हैं। बाकी जो भारत के ये मौलिक अधिकार है, इनके बारे में डिटेल से पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। शायद मौलिक अधिकार के बारे में तो इससे प्रीवियस वीडियो जो 21वां भाग था उसके अंदर भी मैंने बताया। भाग 3 के अंतर्गत आते हैं हमारे मौलिक अधिकार। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, पहला 14 से 18 है, दूसरा 19 से 22 है, तीसरा 23 से 24 है, पाँचवा 25 से 28 है, चार हो गए ना, 1 2 3 4 और 4 हो गए ना, ये 3 4, पाँचवा है हमारा 29 और 30 और छठा हो जाएगा 32। तो ठीक है, ये हमारे जो है 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, ये चीज़ें जो है आप याद रखना। यहाँ मिलेगी आपको समानता, यहाँ स्वतंत्रता, यहाँ शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता, ये सांस्कृतिक शिक्षा और सांस्कृतिक धरोहर, और ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि व्यावसायिक लॉन्च से पहले कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण क्या कहलाता है। जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं ना, जैसे कि सॉफ्टवेयर कोई भी हो सकता है, डिफरेंटली आप सॉफ्टवेयर का आपने यूज़ भी किया होगा कंप्यूटर के अंदर, तो उस सॉफ्टवेयर का परीक्षण जो करते हैं लॉन्च करने से पहले, मतलब कोई सॉफ्टवेयर है जिसको लॉन्च कर दिया, लेकिन लॉन्च करने से ठीक पहले जो है एक परीक्षण किया जाता है, उस परीक्षण को जो है क्या कहा जाता है? तो उस परीक्षण को बीटा परीक्षण जो है बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। तो दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट को किसी स्थान पर 4 से अधिक लोगों के एकत्रित होने की निषिद्ध करने की जो है शक्ति प्रदान करती है? सभी जानते हैं आजकल बड़ा ही जो है इस धारा का यूज़ किया जाता है। धारा जो है 144 है। दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि CRPC की यहाँ पे बात हो रही है। तो भारतीय दंड संहिता जो है इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। जो ये दंड प्रक्रिया संहिता है ये CRPC है, और इस दंड प्रक्रिया संहिता की जो 144 धारा है ये मजिस्ट्रेट को किसी स्थान पर 4 से अधिक लोगों को एकत्रित होने को जो है निषिद्ध करने की शक्ति प्रदान करती है। मतलब कोई भी जो है ऐसा स्थान जहाँ पे जो है सेंसिटिव एरिया घोषित कर दिया गया है, वहाँ पर जो है 4 इकट्ठे लोग जो है वो खड़े नहीं रह सकते। यही धारा 144 है। उसके बाद आप क्या याद रखेंगे? भारतीय दंड संहिता। सबसे पहले भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC की यहाँ पे बात हुई है। भारतीय दंड संहिता IPC। ठीक है, IPC। तो IPC जो है ये कब लागू की गई थी? तो ये इसको अधिनियमित कब किया गया था? 6 अक्टूबर 1960 को जो है इसको अधिनियमित किया गया था। लेकिन लागू कब किया गया? तो लागू इसको किया गया 1 जनवरी 1862 को। ये दोनों डेट्स आपको याद रखनी है IPC के बारे में। ठीक है, ये दोनों डेट्स याद रखने हैं। और इसे किसने जो है तैयार किया था? तो इसे लॉर्ड मैकाले ने तैयार किया था। लॉर्ड मैकाले के जो मैकाले का जो प्रथम विधि आयोग था ना, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में
प्रथम विधि आयोग तैयार किया था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद आप क्या याद रखेंगे, दंड प्रक्रिया संहिता, यानी कि ये जो क्वेश्चन में पूछा गया ना दंड संहिता प्रक्रिया, इसके बारे में भी जान लीजिए। इसको कब अधिनियमित और लागू किया गया था, दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी। ठीक है, इसको जो है 1 अप्रैल 1974 को लागू किया गया था। 1 अप्रैल 1974 को जो है इसको लागू किया गया था। ठीक है, और अधिनियमित कब किया गया था, अधिनियमित किया गया था 1973 के अंदर। ठीक है, ये दोनों डेट जो है आप इनकी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में पूछा गया काकोरी डकैती का षड्यंत्रकारी कौन था। तो काकोरी षड्यंत्र का जो षड्यंत्रकारी था ये अशफाक उल्ला खान थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये जो काकोरी कांड था ये हुआ कब था, 1925 में हुआ था काकोरी कांड। 1925 में कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को ये हुआ था। उसके साथ साथ आप एक और घटना याद रखेंगे, चोरा चोरी। चोरा चोरी ये फरवरी 1922 में हुआ था, चोरा चोरी। ठीक है, ये कब हुआ था चोरा चोरी, तो ये फरवरी 1922 में हुआ था, 4 फरवरी 1922 में हुआ था। ठीक है, ये दोनों डेट्स आप याद रखेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है भारत की प्रथम पैथन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो ये भारत की जो प्रथम पैथन जल विद्युत परियोजना है ये कहाँ पर अवस्थित है, तो ये जो है गोदावरी नदी पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का सबसे पहले जो है महाराष्ट्र में आप याद रखेंगे, और ये किस नदी पर है, तो ये गोदावरी नदी पर अवस्थित है। ठीक है, गोदावरी नदी पर अवस्थित है। और ये जो पैठण हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है गोदावरी नदी पर अवस्थित है। इस बांध को जायकवाड़ी बांध के नाम से भी जाना जाता है। ये लाइन भी आप याद रखेंगे, इस बांध को जो है जायकवाड़ी बांध के नाम से भी जाना जाता है। और यह बांध जो है महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में पैथन तालुका में अवस्थित है। और गोदावरी का उद्गम स्थान आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र के त्र्यंबक से हुआ है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, महाराष्ट्र के त्र्यंबक से। महाराष्ट्र त्र्यंबक, ठीक है, महाराष्ट्र के त्र्यंबक से जो है इसका जो है उद्गम होता है किसका, गोदावरी नदी को। और इसको जो है वृद्ध गंगा के नाम से भी बोला जाता है। दक्षिण भारत की जो है वृद्ध गंगा भी बोला जाता है गोदावरी नदी को। ठीक है, इतनी जानकारी जो है आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो ये गोल्ड कोस्ट में हुआ था भाई। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ था, गोल्ड कोस्ट में हुआ था। अभी लेटेस्ट मैं आपको जो है इनके बारे में बता देता हूँ, राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं इनकी स्थापना से। तो राष्ट्रमंडल खेलों की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत तो ये 1930 में हुई थी भाई। ठीक है, 1930 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुई थी। ठीक है, 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुई थी। और अब आप याद रखेंगे जो है ये राष्ट्रमंडल खेल जो है 4 साल में आयोजित करवाए जाते हैं। प्रत्येक 4 साल में जो है इनका आयोजित करवाया जाता है। अभी लेटेस्ट जो राष्ट्रमंडल खेल थे ये कब आयोजित करवाए गए थे, 2022 में ये आयोजित करवाए गए थे। ठीक है, ये कहाँ पर हुए थे, इंग्लैंड के बर्मिंघम में। ठीक है, इंग्लैंड याद रखने ना, इंग्लैंड के बर्मिंघम में। ठीक है, बर्मिंघम में जो है ये आयोजित करवाए गए थे। और इससे क्या याद रख सकते हैं, इसमें पहले स्थान पर कौन रहा था, तो पहले स्थान पर रहा था, फर्स्ट रहा था ऑस्ट्रेलिया। AUSTRALIA, ऑस्ट्रेलिया रहा था। इंडिया किस स्थान पर रहा था, इंडिया जो है 4th स्थान पर रहा था। ठीक है, इंडिया कौन से स्थान पर रहा था, इंडिया जो है 4th स्थान पर रहा था। इसके बाद जो है नेक्स्ट कब होंगे राष्ट्रमंडल खेल, तो ये जो नेक्स्ट राष्ट्रमंडल खेल होंगे 2026 में आयोजित होंगे। 2026 के राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल नीचे लिख देता हूँ, कोई जगह होगी, ये रहा
2026 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर होंगे? ऑस्ट्रेलिया के अंदर होंगे, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये कंप्लीट जानकारी मैंने बता दी है, में होंगे। ठीक है, ये आप याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 में बोला गया राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन सही नहीं है तो कौन सा हो जाएगा भाई? सी वाला हो जाएगा। एनएच भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये एनएच जो भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, इनमें अभी रिसेंटली जो है अपडेशन किया गया है, कुछ चेंज किए गए हैं। इस क्वेश्चन को आप एक बार अपने तरीके से भी देख लेना। बाकी जितना मुझे पता है मैं बता देता हूँ। भारत का जो सबसे छोटा है वो कौन सा है? ये चेंज हुए हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सबसे छोटा जो है वो कौन सा है? 548 है। अभी कुछ अपडेट हुआ हो तो भाई आप मेरे को जरूर कमेंट में बता देना, मैं कुछ गलत बता दूँ तो। 548 है। और जो सबसे लंबा है वो कौन सा है? सबसे लंबा NH 44 हो जाएगा। ये हो जाएगा NH 44। ठीक है, ये दोनों आप एक बार अपडेट कर लेना। सबसे छोटा 548 है या नहीं। ये सबसे लंबा तो कोई डाउट वाली चीज़ नहीं, NH 44 ही है सबसे लंबा। बस ये छोटा वाला जो है एक बार ये वेरीफाई कर लेना, 548 है मेरे हिसाब से। एक बार आप भी देख लेना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है ए सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड इट सोल्ट इज कॉल्ड। तो ए सोल्यूशन ऑफ ए वीक एसिड एंड इट्स सोल्ट इज कॉल्ड, तो क्या होगा भाई? इट सोल्ट इज कॉल्ड। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बफर सोल्यूशन जो है इसका सोल्ट इज कॉल्ड हो जाएगा, बफर सोल्यूशन। ये कैसे होएगा भाई? साइंस वाले बच्चे आप देख लेना अपने तरीके से। ठीक है, उसके बाद बात करें हम क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया रंग भूमि, गोदान, गबन और वरदान नामक उपन्यासों के लेखक कौन है? तो कौन है? मुंशी प्रेमचंद जो हैं इनके लेखक हैं। ठीक है, मैं थोड़ी थोड़ी जो इंपॉर्टेंट जो पुस्तक काव्य रचनाएं हैं वो मैं इन सभी के बारे में एक बार आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत की। तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हो जाएंगी? पल्लव हो जाएगा एक तो, उसके बाद वीणा हो जाएगी, उसके बाद ग्रंथि हो जाएगी, उसके बाद गुंजन हो जाएगा, उसके बाद स्वर्ण किरण हो जाएगा। इतनी याद है भाई मेरे को, स्वर्ण किरण। ठीक है, बाकी और भी होंगी वो मुझे नहीं पता, मुझे दो चार ही पता थी इसकी इनकी तो। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत की, यहाँ पे कोमा लगा लेना, ये सारी अलग अलग है। उसके बाद आप किसकी याद रखेंगे? तो उसके बाद आप याद रखेंगे रामधारी सिंह दिनकर की। तो इनकी कौन सी है? कुरुक्षेत्र हो गई। देखिए सभी किसी को याद नहीं रहती है, ये सच्चाई है। एक एक दो दो याद सभी रख सकते हैं, और मुझे भी भाई एक एक दो दो ही याद है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा मुझे याद नहीं है, और इतनी याद होती भी नहीं है किसी को, सही बताऊँ तो। एक एक दो दो याद कर लेना, और जो ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, नॉर्मली यही पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। कुरुक्षेत्र हो गया। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की कौन कौन सी हो जाएगी? कुरुक्षेत्र हो जाएगा, उर्वशी हो जाएगी, चक्रव्यूह हो जाएगा, रेणुका हो जाएगी। ठीक है, ये आप याद रखना। रामधारी सिंह दिनकर की। मुंशी प्रेमचंद की आप सभी जानते हैं, इनकी जो है बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए। सेवा सदन, प्रेम आश्रम, इनकी तो बहुत सारी याद है मुझे, और आपको भी याद होगी आई होप। पूस की रात हो गई, कफन हो गया, पंच परमेश्वर होगी, बड़े घर की बेटी होगी, बूढ़ी काकी हो गई, दो बैलों की कथा होगी, अंधेरा हो गया, अनाथ लड़की होगी, अपनी करनी, अमृत अलगोया हो गया। ये काफ़ी सारी है मुंशी प्रेमचंद की, इनकी जरूर याद कर लेना भाई। मोस्टली जो एग्जाम में पूछी जाती है ना, मुंशी प्रेमचंद से रिलेटेड ही पूछी जाती है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद इज द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। इन्होंने जो है काफ़ी कहानियां लिखी थी पूर्व हमारे जो है ब्रिटिश भारत के समय। सो इनका जन्म याद रख लेना। जन्म कब हुआ था? 1880 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, वाराणसी में। इनके बचपन का क्या नाम था? तो इनके जो बचपन का नाम था धनपत राय श्रीवास्तव था। धनपत राय याद रख लेना बस, धनपत राय इनके बचपन का नाम था। ठीक है, मैथिली शरण गुप्ता की अभी मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा, अगर आपको कोई याद हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 में, हैदराबाद का अंतिम निज़ाम कौन था? तो हैदराबाद का जो अंतिम निज़ाम था ये कौन सा था? तो भाई ये मीर उस्मान अली खान था। तो दो चीज़ याद रखनी है आपको, एक तो हैदराबाद शहर और एक हैदराबाद राज्य। ठीक है, ये दोनों के बारे में जो है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। हैदराबाद शहर की जो स्थापना है ये किसने की थी? हैदराबाद शहर,
तो हैदराबाद शहर की बात करूँ तो स्थापना 1591 में की थी। किसने की थी? तो ये कुतुब शाही सुल्तान थे, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुतुब शाह, ठीक है। इनके द्वारा जो है हैदराबाद शहर की स्थापना की गई थी, ठीक है। अब जो हैदराबाद शहर की स्थापना के बाद क्या बचा? हैदराबाद राज्य की हैदराबाद राज्य। तो हैदराबाद राज्य की स्थापना कब और किसने की? तो हैदराबाद राज्य की स्थापना 1724 में की थी। किसने की थी? निजाम उल मुल्क ने की थी। निजाम उल मुल्क आसफ जाह, ठीक है। इनके द्वारा जो है हैदराबाद राज्य की स्थापना की गई थी। ये दोनों आप याद रखेंगे, हैदराबाद शहर और हैदराबाद राज्य। हैदराबाद शहर की बात करूँ तो 1591 में कुली कुतुब शाह ने की थी, और हैदराबाद राज्य की बात करूँ तो 1724 में निज़ाम उल मुल्क ने की थी। और ये जो मीर उस्मान अली खान है, ये हैदराबाद राज्य के जो ये थे ना शासक, इन्हीं से रिलेटेड था ये, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है किस वास्तुकार ने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था? तो ये जो मुंबई स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये मुंबई के अंदर अवस्थित है, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना है ये किसने की थी? तो जॉर्ज विटेट ने जो है मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। अब हम बात करते हैं एडविन लुटियंस की। एडविन लुटियंस की, तो एडविन लुटियंस ने किसकी स्थापना की थी? जो हमारा पुराना संसद था ना, पुराना संसद, अभी तो नया बना दिया है, पुराना जो संसद था इसका जो डिज़ाइन है वो एडविन लुटियंस ने जो है तैयार किया था। बात करें नए संसद की बात हुई है, तो नए संसद का डिज़ाइन किसने तैयार किया? जो नए संसद का डिज़ाइन है, तो नए संसद का जो डिज़ाइन है ये किया था भाई, किसने किया था? कोई बता सकता है? तो ये किया था बिमल पटेल ने। बिमल था, पता नहीं कुछ ऐसा ही था, बिमल ही था शायद, बिमल पटेल। तो ठीक है, बिमल पटेल के द्वारा जो है ये डिज़ाइन किया गया था। चंडीगढ़ शहर का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? चंडीगढ़ की स्थापना, चंडीगढ़ का शहर का जो सपना था वो किसने देखा था? तो जवाहरलाल नेहरू जी के जो द्वारा जो है ये सपना देखा गया था। और चंडीगढ़ की जो स्थापना है, जो इसका डिज़ाइन है वो किसने तैयार किया था? ली कार्बूजिए, ठीक है। ली कार्बूजिए के द्वारा चंडीगढ़ का डिज़ाइन तैयार किया गया था। इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करूँ तो उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है, क्लोरोफिल होता है, सभी को पता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करूँ तो भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है? तो उत्तर प्रदेश से जुड़ी है, उत्तराखंड से जुड़ी है, बिहार से, तो जान सकते हैं बिहार से जुड़ी है या नहीं जुड़ी भाई? तो यहीं पे बात फंस जाती है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जो है सभी को पता होता है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा से जो है इसकी सीमा नहीं जुड़ी हुई है। अब किस किस से जुड़ी हुई है? 5 राज्य से जुड़ी हुई है। पांच राज्य से जुड़ी है। और कितनी किलोमीटर सीमा रेखा है? 1751 किलोमीटर सीमा रेखा है, ठीक है। किस किस से जुड़ी है वो मैं अब आपको बता देता हूं। उत्तर प्रदेश हो गया यानी कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, यूके समझ लेना भाई, उत्तराखंड होता है यूके, ठीक है। उसके बाद सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, और वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 हो गए ना, 5 राज्यों के साथ इसकी जो है सीमा लगती है। और आपके क्या याद रख सकते हैं इससे? और तो क्या है, और आपको राजधानी पता होगी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, बिहार की पटना होगी, उत्तराखंड की देहरादून होगी, उत्तर प्रदेश की लखनऊ होगी, त्रिपुरा की आप मुझे बताएंगे। और क्या जान सकते हैं इससे? और भारत की जो सबसे सर्वाधिक लंबी सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जाएगी? ढाका हो जाएगी। सबसे कम लंबी सीमा किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ, ठीक है, अफगानिस्तान के साथ लगती है। और आप क्या याद रख सकते हैं? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल हो जाएगी, ठीक है। भारत और पाकिस्तान की सीमा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ कहा जाता है, रेड क्लिफ।
और भारत और चाइना की सीमा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन कहा जाता है। ठीक है, ये जानकारी भी आप रखेंगे याद। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 में कहा गया है दिहांग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर अवस्थित है? तो दिहांग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये असम के अंदर अवस्थित है। तो ये दिहांग पटकाई वन्यजीव जो अभ्यारण्य है असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले में अवस्थित है। 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 2004 में इसकी स्थापना हुई थी और 2020 के अंदर जो है इसको असम सरकार ने क्या किया? 2020 में असम सरकार ने जो है इसको एक राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड कर दिया। असम सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड कर दिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो मलेरिया को फैलाना का जो मलेरिया को जो फैलाने का काम है वो कौन सजीव करता है? प्लाज्मोडियम जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, परजीवी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय युगल ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है? अब इसके अंदर एक और ऐड कर लेना, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, और एक को और ऐड कर लेना, किसको याद रखेंगे? हरनाथ संधू। अब ये तीनों पूछे जा सकते हैं, तीनों को याद रखना। भारत की तरफ से 3 जो हमारी लेडीज हैं, वुमेन हैं, उन्होंने यूनिवर्स का खिताब जीता है मिस यूनिवर्स का नाम। पहली थी सुष्मिता सेन, दूसरी थी लारा दत्ता और तीसरी थी हरनाथ संधू। मैं इनके बारे में बता देता हूं कब कब इन्होंने जीता है। सुष्मिता सेन, लारा दत्ता और तीसरी है हरनाथ संधू। तो ये जो हमारी सुष्मिता सेन थी इन्होंने कब जीता था? तो 1994 में जीता था। 2000 में लारा दत्ता ने जीता था। ठीक है, 2000 में लारा दत्ता ने जीता था और अभी वर्तमान में जो है लेटेस्ट रिसेंटली जीता गया है 2021 में। ठीक है, तो हरनाथ संधू ने जो मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है ये 2021 में जीता है। तीनों के साल जरूर याद रख लेना। और अब ये जो तीसरा मेंबर है ये भी जुड़ गया है, हरनाथ संधू। ठीक है, ये तीनों को याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया है? 26 में, तो 26 में बोला गया स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बात हुई है। तो स्वच्छ भारत अभियान तो भाई ये जो हमारी वर्तमान की गवर्नमेंट है इनका जो फोकस था, या फिर ये लगा लीजिएगा कि जो इनकी शुरुआत हुई थी वो स्वच्छ भारत मिशन के तहत ही हुई थी। इसीलिए स्वच्छ भारत मिशन को बहुत जानना जरूरी है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? स्वच्छ भारत मिशन, वो आप ऐड देखते हैं ना, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, ये गाना चलता रहता है सुबह सुबह, वो कूड़े वाला भी आता है उठाने वाला, वो वही है भाई स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन की जो स्थापना है ये कब की गई थी? तो स्वच्छ भारत मिशन जो है 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर 2014 को जो है ये मिशन शुरू किया गया था। अब बात कर लेते हैं स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है कौन सा विकल्प सही नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य केवल भारत के शहरी क्षेत्र में स्वच्छता प्राप्त करना है। पहला ही गलत हो गया भाई, कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो यही ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। इसका उद्देश्य केवल भारत के शहरी क्षेत्र में स्वच्छता प्राप्त करना नहीं है, पूरे भारत में जो है पूरे भारत के लिए जो है स्वच्छता प्राप्त करना है, मुख्य लक्ष्य है स्वच्छ भारत मिशन का। यही ऑप्शन गलत यहाँ पे दिया गया है, राइट ऑप्शन यही हो जाएगा। बाकी इसे 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने के द्वारा शुरू किया गया था, बिल्कुल सही बात है। यह निर्मल भारत अभियान का पुनर्गठन है, बिल्कुल सही बात है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य खुले में शौच की आदत का उन्मूलन करना है, बिल्कुल सही है। तीनों पॉइंट सही हो जाएंगे। पहला वाला जो ऑप्शन है वही गलत हो जाएगा। 2 अक्टूबर 2014 याद रखना, 2 अक्टूबर 2014 को इसको शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करूं तो घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी को क्या कहा जाता सॉरी तो घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है? जो घरेलू मुद्रा हमारी होती है उसके मूल्य में अगर कमी आ जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे मुद्रा का अवमूल्यन जो है वो कहा जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया भारत सरकार ने तीव्र गति से सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पूर्ण प्रतिरक्षण कवरेज प्रदान करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दिसंबर 2014 में कौन सा मिशन शुरू किया था? तो ये भाई 2014 में भारत सरकार के द्वारा कौन सा मिशन शुरू किया गया था? किसके लिए किया गया था? सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पूर्ण
प्रतिरक्षण कवरेज प्रदान करने के लिए कौन से जो स्कीम है उसकी शुरुआत की गई थी? तो ये की गई थी मिशन इंद्रधनुष की जो है शुरुआत की गई थी। ये हमारी जो है मेडिकल लाइन से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष योजना। अब इन स्कीम की बात हुई है तो ये भी देख लेना भाई कब कब लॉन्च की गई है, मैं आपको बता देता हूँ। सुकन्या योजना कब लॉन्च की गई थी? जनवरी 2015 में। उसके बाद जनधन योजना की बात करूँ तो ये कब लॉन्च की गई थी? 15 अगस्त 2014 को। उज्ज्वला योजना की बात करूं तो 1 मई 2016 को। इंद्रधनुष का ऊपर आपने देख लिया 2014 में इसको शुरू किया गया था, ठीक है। दिसंबर 2014 में इसको शुरू किया गया था। संयुक्त राष्ट्र की बात आई तो भाई मेरे को याद हो गया, आई होप आपको भी याद हो गया होगा। संयुक्त राष्ट्र का जो स्थापना है कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी जो है शुरुआत हुई थी। जो ये हमारा था क्या था, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यूयॉर्क के अंदर, और आप क्या याद रख सकते हैं, न्यूयॉर्क के अंदर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं, मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में 6 अंग कौन कौन से हैं, और इसके जो स्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी है? 5 इसके संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्यों की संख्या है, ठीक है। और आप क्या याद रख सकते हैं, इसके वर्तमान के जो महासचिव है वो आप जरूर याद रखेंगे, तो इसके एंटोनियो गुटेरेस हो जाएंगे, एंटोनियो गुटेरेस। तो ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस जो है इनके वर्तमान में भी ये महासचिव हैं, ये आप याद रखना। 2025 जनवरी तक जो है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को है एंटोनियो गुटेरेस हैं। इसका जो ऑप्शन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र का महासचिव नहीं बना तो कौन सा नहीं बना? तो ये बना भाई सी, लुईस फ्रेशेट जो है ये संयुक्त राष्ट्र का महासचिव अभी तक नहीं बना, ठीक है। 30 में कहा गया है दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी का डिब्बा छोड़ने से मना करने पर गांधी जी को रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया गया था? सबसे पहले जो ये घटना हुई थी ये किस बहुत हुई थी? ये रंग भेद के ऊपर हुई थी, ठीक है, रंग भेद की घटना थी ये, और ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये पीटर मैरिट्सबर्ग था अफ्रीका का रेलवे स्टेशन। अफ्रीका का कौन सा रेलवे स्टेशन था? पीटर्स मैरिट्सबर्ग था। यहीं पर जो है डिब्बा छोड़ने से मना करने पर महात्मा गांधी को जो है बाहर फेंक कर दिया गया था। और ये घटना कब हुई थी? जून 1893 में ये घटना हुई थी। जून 1893 में ये जो घटना हुई थी, और 1893 में ही महात्मा गांधी अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए अफ्रीका गए थे। और इनका जो जन्म है कब हुआ था? 1869 में इनका जन्म हुआ था। 1869 में पोरबंदर गुजरात में जो है इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिता थे उनका नाम क्या था? जो इनका पूरा नाम था वो मोहनदास करमचंद दास गांधी था, जो भी था एक बार आप देख लेना, ठीक है। और माता का नाम इनका कस्तूरबा गांधी था। और 18 जो बैरिस्ट्री थी इन्होंने इंग्लैंड से की थी। उसके बाद 1893 में ये जो है साउथ अफ्रीका चले गए थे। उसके बाद जो है ये भारत लौटे थे। कब लौटे थे? तो ये 9 जनवरी 1915 को जो है भारत लौटे थे। भारत में इनके जो राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी थे, कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1917 में इन्होंने पहला जो है आंदोलन किया था, चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद 1918 में इन्होंने किया खेड़ा सत्याग्रह, और एक और किया 1918 में अहमदाबाद मिल का किया था। उसके बाद इन्होंने 1920 का आंदोलन किया, असहयोग आंदोलन किया। 1930 में दांडी मार्च की यात्रा की। 1930 में इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। 1932 में इन्होंने पूना समझौता किया। 1942 में इन्होंने जो है भारत छोड़ो आंदोलन किया। बहुत सारा है भाई, कितना बताऊं मैं। आई होप समझ गए होंगे, अभी के लिए इतना काफ़ी है, फिर कभी देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30। और आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा मेरा भी मोटिवेशन हाई कर दिया करिए यार, थोड़ा सा बता दीजिएगा कि मैं एक्सप्लेन सही से कर रहा हूँ या फिर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया है कौन सा देश विश्व बैंक समूह का सदस्य नहीं है? तो कौन सा देश जो है विश्व बैंक समूह का सदस्य नहीं है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्यूबा। क्यूबा देश जो है विश्व बैंक का सदस्य नहीं है। अभी वर्तमान में सिर्फ इतना अपडेट लेना, वर्ल्ड बैंक के जो सदस्य हैं, टोटल सदस्य वो कितने हैं, ठीक है, ये आप देख लेना। वर्ल्ड बैंक प्लस IMF प्लस IMF। ये मैं दोनों क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि दोनों की स्थापना एक ही जगह हुई थी 1945 में। 1945 हुई थी, 44 हुई थी, 44 में हुआ था भाई।
45 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। 1944 में हुई थी। और इनका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर हो जाएगा? मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में बोला गया है इनमें से कौन सा देश सोने का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो 2019 की ये बात हुई है, ये आप छोड़ सकते हैं 2019 वाला। अभी जो 2000 ये खनन रिपोर्ट जो आती है ना, खनन रिपोर्ट जो आती है 2023 24 या 22 23 वाली जो भी होगी उसको देख लेना, उसमें जो है उत्पादक राज्य आपको पता चल जाएगा 2023 22 वाला। ये छोड़ देना एक बार क्वेश्चन, लेटेस्ट वाला प्लीज़ आप देख लेना कि बड़ा सबसे बड़ा उत्पादक जो सोना देश है भारत का, तो मेरे हिसाब से कर्नाटक है। हीरे का कौन सा है? हीरे का मतलब एमपी है। एमपी का कौन सा है? पन्ना जिला है एमपी का, ये हीरे के लिए है। और सोने के लिए कौन सा है? कर्नाटक है। ठीक है, ये भारत की मैं बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड का आप देख लेना भाई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? सभी जानते हैं वास्को डी गामा ने की थी। 20 मई 1498 को की थी। कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या किया था 1492 में? क्या किया था? अमेरिका की खोज की थी। ठीक है, ये आप याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया है पक्सीनिया ग्रेमिक्स कवक डैश से होता है? किससे होता है? गेहूं में ब्लैक रस्ट। तो गेहूं में जो ब्लैक रस्ट रोग होता है वो पक्सीनिया ग्रेमिक्स कवक की वजह से गेहूं में ब्लैक रस्ट रोग होता है। ठीक है, 35 में कोबोल का नाम पूछा है। कोबोल क्या है? कोबोल एक लैंग्वेज है कंप्यूटर की। ठीक है, कोबोल का पूरा नाम पूछा है तो कोबोल का पूरा नाम क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा कॉमन ओपन बिजनेस ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज कंप्यूटर ऑपरेटिव नहीं है, कॉमन ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कोबोल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करूं तो 36 में निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है? तो जो कीट होते हैं वो लाभकारी कौन सा नहीं है? दीमक, लाख, रेशम, मधुमक्खी। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दीमक क्या करती है? लकड़ी को साफ कर जाती है, लकड़ी को खा जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई लकड़ी का बेड है, लकड़ी की कोई भी चीज़ घर में है तो कुछ समय के बाद देखना दीमक उसको खा खा के जो है कमज़ोर कर देती है। इसीलिए जो दीमक है ये एक लाभदायक कीट नहीं है। ठीक है, उसके बाद लाख कीट, रेशम कीट और मधुमक्खी तीनों ही जो है हमारे लाभदायक है। मधुमक्खी जो है हमें शहद देती है। तीनों ही जो है हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करूँ तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? MS विंडोज, लाइनेक्स, मैक ओएस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। राइट ऑप्शन हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी ये जो तीनों है MS विंडोज़, लाइनेक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तीनों ही हमारे जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएंगे। MS वर्ड की बात करूँ तो पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ, MS वर्ड की स्थापना 1983 में की गई थी। ठीक है, किसने की थी? रिचर्ड ब्राडी और किसने की थी? चार्ल्स सिमोनी ने की थी। ठीक है, ये आज के क्वेश्चन थे जो 22वें पार्ट को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बस लाइक और शेयर कर देना भाई। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई वीडियो एक के देख रहा है या फिर 10 बंदे देख रहे हैं, 20 बंदे देख रहे हैं, बस आप जितने भी बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वो बस लाइक कर दीजिए करिएगा। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को टैप कर लेना ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप इसकी बिल्कुल फ्री में PDF चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जो है सारी PDF सब कुछ जो है आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी अगर आपका डाउट है, क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।